इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और कविता बहन की राम राम राम। राम। किसान भाई, सावन मास की रिमझिम फुहारों के बीच आप सभी का स्वागत है आज की किसान वाणी में। रजनीश भैया, आज हम सभी ने नागपंचमी का त्यौहार भी मनाया है बिल्कुल। ना। और आज के ही दिन हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध नागद्वारी की यात्रा भी संपन्न होती है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण से, जिसमें श्रद्धालु बड़ी तन्मयता के साथ में भक्ति भाव से सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल कविता बहन, हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ देवताओं की आराधना हम करते हैं, वहीं प्राकृतिक पूजक भारतीय संस्कृति में चाहे वृक्ष हों, जीव जंतु हों, नदियाँ हों या जो भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है, उन्हें भी पूजनीय मानकर प्रणाम किया जाता है। और बिल्कुल। आज हम जिस जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में इसका संदेश आरंभ से ही स्पष्ट है। किसान भाइयों, लगातार बारिश के चलते खेतों में जल भराव भी हो रहा है, तो आज जल निकासी की उचित व्यवस्था भी आपको बनाकर रखना, इस चीज़ का संकल्प लेना है। और बिल्कुल। बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे ना खड़े रहें, घर के अंदर ही रहें। और अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था बनाए रखना है, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट दीमक के नियंत्रण पर। यानी आज की बात होगी दीमक नियंत्रण के उपायों पर। साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती पर प्रगतिशील किसान कैलाश पवार, जो ग्राम भुताई पोस्ट सांवरी बाजार जिला छिंदवाड़ा के किसान हैं, इनसे खेती बाड़ी के अनुभव को हम जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगी कविता साहू। साथ ही होगा आपका मनोरंजन। तो चलिए किसान भाइयों, आज की किसानवाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सबसे पहले ये संदेश। बिल्कुल। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं।
किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, संदेश तो हमने सुन लिए हैं। अब जुड़ते हैं हमारे आज के मनोरंजन क्रम से। तो शुरुआत में क्या सुनवा रहे हैं राजेश भैया आप हमारे किसान भाइयों को? सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को सुनवा रहे हैं घूमन प्रसाद कुशवाहा के स्वर में ये देवी गीत। सब देवों ने बोला लई देवी शारदा हो माँ। सब देवों ने बोला लई देवी शारदा हो माँ। सब देवताओं ने बोला लई देवी शारदा हो माँ। सब देवताओं ने बोला लई देवी शारदा हो माँ। सब देवताओं ने बोला
तो देवी गीत सुन के तो बड़ा आनंद आया कविता बहन। जी बिल्कुल। और किसान वाणी में अब समय है कि हम अपने किसान भाइयों से आज की बात करें, जिसका विषय है दीमक नियंत्रण के उपाय। किसान भाइयों, हमारे देश की कुल फसलों का 45% से ज़्यादा हिस्सा का जो नुकसान है वो दीमक से होता है। आमतौर पर सभी फसलों पर दीमक का प्रकोप होता है, पर फल वृक्षों जैसे आम, नींबू, अमरूद, चीकू और अनार का तो ये शत्रु है। किसान भाइयों, दीमक पौधों की जड़ों में और भूमि से सटे हुए भाग में तने के भाग को खोखला कर देता है। बिल्कुल। फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाले दीमक को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ उपाय जानते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। बिल्कुल कविता बहन, ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दीमक, जिसका वैज्ञानिक नाम पोलीफेगस है, इस कीट का नाम, इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। फसलों को दीमक से बचाने के लिए सबसे पहले तो हम ये करें कि जो सफ़ेदा यानी नीलगिरी का जो पेड़ होता है उसकी जो सूखी लकड़ी के 2 इंच मोटे टुकड़ों को फसल के बीच बीच में जगह जगह रखते जाएं। इससे मतलब उसको गड़ा दें, इससे फसल को दीमक नहीं लगती और इन लकड़ी के टुकड़ों को दीमक लग जाने से जो मुख्य फसल हमारी बच जाती है। जी हाँ, एक उपाय ये भी है किसान भाइयों की जो मक्के के भुट्टे निकल रहे हैं उसके दाने निकालने के बाद उससे जो बटले या फिर जो जिनको हम ठूठ बोलते हैं ये बच जाते हैं, तो ऐसे 8 से 10 बटले एक मिट्टी के घड़े में एकत्रित करके हमें रख लेना और इस घड़े को खेत में इस तरीके से गाड़ना है कि घड़े का मुंह ज़मीन से 1 इंच ऊपर रहे और घड़े के मुंह पर छिद्रदार सूती कपड़ा बांधे। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि घड़े में दीमक भर गई है। इसके बाद घड़े को बाहर निकाल करके गर्म करें ताकि दीमक मर जाएगी और इस तरीके से घड़े जो है खेत में 100 से 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि उनकी जो आपस में दूरी होना चाहिए वो 100 मीटर के आसपास की होना चाहिए। इतनी दूरी पे हमें घड़ों को गाड़ना है। बिल्कुल। और कविता बहन, 3 से 4 बार भुट्टे के ठूंठ भी हम इसमें बदल बदल कर भरते रहें। घड़ों में इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराने से दीमक की समस्या खत्म हो जाती है। और साथ ही किसान भाई को और अच्छा काम कर सकते हैं कि लहसुन की खेती करें। लहसुन की खेती करने से दीमक की समस्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। लहसुन का फायदा भी किसान भाइयों को उपज से मिलेगा। जी भाई बिल्कुल। रजनीश भैया, आपने तो ये बहुत ही अच्छे जैविक उपायों के बारे में, दीमक से बचाव के उपाय बता रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, जो कि पर्यावरण के मित्र होते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, नीम की पत्ती का घोल भी दीमक नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी होता है ना? बिल्कुल। नीम 10 से 12 किलो पत्तियां 200 लीटर पानी में 4 दिन तक भिगोकर रखना है। पानी हरा पीला होने पर इसे छान करके 1 एकड़ की फसल पर छिड़काव करें। 2 किलो नीम की निबोली लेकर महीन पीस लेना है। इसमें 2 लीटर ताज़ा गौमूत्र मिला लें और 10 किलो छाछ मिलाकर 4 दिन रखें और 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से दीमक पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कविता बहन, नीम पत्ती के घोल की तरह जिसकी भी आपने बात की, नीम का तेल भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और नीम के तेल का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में करके हम दीमक पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तरीका अपने किसान भाइयों को बता देते हैं। तो किसान भाइयों, ये तरीका ऐसा कि खड़ी फसल के लिए है। 4 लीटर नीम का तेल आप प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ आप दें फसल को अपनी, या 50-60 किलो बजरी में मिलाकर इसका भुरकाव करके आप सिंचाई करें। अच्छा कविता बहन, नीम के तेल की तरह ही अरंडी की खली का प्रयोग भी दीमक के नियंत्रण या इसकी रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब रजनीश भैया देखें ना, अरंडी की खली का प्रयोग भी हमारे यदि किसान भाई करते हैं तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल। किसान भाइयों, 500 किलो अरंडी की खली दीमक प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमें अंतिम जुताई के समय तक खेत में मिलाएं, क्योंकि अरंडी की खली देर से गलती है, इसलिए इसे खेत में डालने से पहले आधा घंटे पहले ही हमें पानी से गीला कर लेना है और पाउडर जैसा बनाकर खेत में डालना है। और किसान भाइयों, ऐसा ही एक अन्य विकल्प है ट्राइकोडर्मा, जिसका हम उपयोग अक्सर अपनी खेती में करते हैं। अपनी किसानवाणी के कार्यक्रमों में समय समय पर इस जैविक फफूंद के बारे में आपको जानकारी भी देते रहते हैं। तो ये जैविक फफूंद नाशक है ट्राइकोडर्मा, जो पौधों में मृदा और बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित करता है। बीजोपचार में ट्राइकोडर्मा 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से उपयोग किया जाता है और मृदा उपचार में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर अंतिम बखरने के समय प्रयोग करें। किसान भाइयों, यदि आप रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो
खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी सिंचाई के साथ में प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी हमने आपसे एक रासायनिक उपाय के बारे में और बहुत सारे जैविक रासायनिक कीटों से नियंत्रण के उपाय के बारे में, जिसमें खास तौर पे दीमक से रोकथाम के लिए हमने चर्चा करी है। तो उम्मीद है आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएंगे और अपनी फसल को दीमक के प्रकोप से ज़रूर बचाएंगे। बिल्कुल। तो और ये थी कविता बहन, हमारी, जी बताइए। आज की बात हो गई हमारी दीमक जी, नियंत्रण दीमक के से उपायों नियंत्रण पर। पर। तो अब मनोरंजन से जुड़ते हैं जी बिल्कुल। और अपने किसान भाइयों को हम सुनवाते हैं शोभना कश्यप के स्वर में ये बम्बुलियाँ। जी चलिए। हिमाचल घर में शिवजी ब्याहे रे, शिवजी ब्याहे जे जनकपुर में, जे ब्याहे राजा राम रे। हिमाचल घर में हो, हिमाचल घर में हो। महादेव बाबा बड़े दानी रे, बड़े दानी रे, कोई खाली न दर से जाए रे। महादेव बाबा हो, महादेव बाबा हो। भवानी गौरा भंगिया पीसे रे, भंगिया पीसे रे, भर भर कुंडा जय पिए भोला नाचे रे। भवानी गौरा हो, भवानी गौरा हो। अब ये लोकगीत तो हमने सुन लिए हैं रजनीश भैया, आप बिल्कुल। सुनवाते हैं हमारे किसान भाइयों को ये संदेश। चलिए ये संदेश सुनो। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। संदेशों के बाद किसान भैया, चलिए अब हम जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, ग्राम ताई पोस्ट सांवरी बाजार जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान कैलाश पवार, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। और स्ट्रॉबेरी की खेती पर इनके अनुभवों को चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। और इनसे बातचीत कर रही हैं कविता साहू। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी बहन कविता साहू। और आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान कैलाश पवार जी, जो कि ग्राम भुताई पोस्ट सांवरी बाजार जिला छिंदवाड़ा से हैं। ये एक प्रगतिशील कृषक है
और ये अपनी खेती में बहुत सारी फसलें लेते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात इनकी ये है कि ये स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। तो आइए इनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के अपने कुछ अनुभव जानते हैं। कैलाश भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम मैम। कैलाश भैया, आप क्या-क्या फसलें लेते हैं अपने खेत में? अभी इस बार स्ट्रॉबेरी लगाया था और अभी ब्लूबेरी भी लगाया हूँ और अच्छा। शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन इस टाइप की खेती करता हूँ। जी, स्ट्रॉबेरी तो हमने सुना है, ये ब्लूबेरी क्या होती है? ये ब्लूबेरी एक ठंडे प्रदेश का कहो या एक गर्म प्रदेश में भी हो रहा है। ये जी। भी बढ़िया एक फसल है। अच्छा। थोड़ी महंगी फसल है इसको। जी, ये किस समय आती है बाज़ार में? बाजार में ये मार्च से आएगी। तो कैलाश भैया, हम ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों की तरफ से कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमें मिट्टी किस तरीके की ज़रूरत पड़ती है? स्ट्रॉबेरी के लिए थोड़ी बर्रा टाइप की लाल मिट्टी, दोमट जी। मिट्टी हो अच्छी, बारीक भुरभुरी, उसमें अच्छी होती है। और जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए? जलवायु ठंडा मौसम चाहिए उसको। अगर टेम्परेचर 16-17 का है तो ठीक है, थोड़ी बारिश कम होगी तो बहुत अच्छा उत्पादन रहेगा। तो इसके लिए अपन बीजों से स्ट्रॉबेरी तो नहीं होती है, तो फिर आप पौध तैयार करते होंगे? हाँ, पौधा तैयार करवा के बुलवाते हैं। तो जी, पौध फिर कितने समय की बढ़वार तक के पौधे लेना चाहिए? वो 2 से 3 इंच के रहते हैं। खरपतवार जैसे शुरू में पौधे लगेंगे तो अपने को खरपतवार तो निकालने हैं। उसके बाद में सीधा मल्चिंग पेपर डल जाता है जड़ पकड़ने के बाद में। और कीटनाशकों के लिए क्या उपयोग करते हैं आप, यदि रोग व्याधियाँ परेशान करती हैं तो? जी, नीम ऑयल हो गया और कुछ जो दवाइयाँ जैसे नीले लेवल में है, जो ज़्यादा किसी को नुकसान ना पहुँचाए, अपना काम भी हो जाए, इस टाइप की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब कोशिश आप ये करते हैं कि जी, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम कम से करें। कम हो। जी, ठीक है ना। फिर इसमें सिंचाई की कैसे व्यवस्था है अपने पास और कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है? सिंचाई इसको पर डे देना है, कम टाइम के लिए देना है ड्रिप इरिगेशन से, बहुत कम पानी लगता है। और कितने समय में ये फसल पककर तैयार हो जाती है? ये लगभग 65-70 दिन में चालू हो जाती है। ठीक है ना। सितंबर में लगाएंगे लास्ट में तो सितंबर अक्टूबर निकलेगा, नवंबर में चालू हो जाएगी। अच्छा, तो कैलाश जी, भैया, हमें ये बताइए कि अपन जैसा फल तैयार हो जाता है स्ट्रॉबेरी का, तो इसको अपन तोड़ कर के व्यवस्था कैसे रखते हैं बाज़ार में भेजने के लिए? लेबर से अपन ने तोड़वाया उसको और जी। तुरंत लाके और उसको लाके पैक करवाएंगे जी। बॉक्स वगैरह में। पैक करके थोड़ी ठंडी जगह देख के रखेंगे और हाँ। पैक करके फिर पहुंचवाते। शाम शाम के टाइम में ज़्यादा तोड़ते हैं उसको कि तुरंत चली जाए, घंटा 2 घंटे में निकल जाए। अच्छा, तो इसको तोड़ने के बाद में घर पे रख नहीं सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक? रहती है लेकिन तुरंत के तुरंत मार्केट चली जाए तो लोगों को ताज़ा फल मिल जाए तो वो ठीक रहता है। अच्छा, यदि तुरंत ही किसी के पास परिवहन की व्यवस्था ना हो, तो लगभग कितने समय तक इसको भेजना उचित रहता है? उसको लगभग 24 घंटे में तो पहुंचा देना चाहिए। पैकिंग कैसे करते हैं आप इसकी? पैकिंग इसके लिए पीनेट आते हैं, बॉक्स आते हैं। जी। पीनेट में लगभग 200 ग्राम का 250 ग्राम का पीनेट आएगा, उसमें पैक हो जाएगी और वो उसको पैक करके एक ट्रे आएगी। ट्रे में 8 डिब्बे रख जाएंगे अपने। 8 जी। डिब्बे को फिर एक ट्रे में रखेंगे, वो ट्रे को फिर एक बॉक्स में पैक करेंगे। प्लास्टिक में जो डिब्बों में मिलती है स्ट्रॉबेरी बाज़ार में, वैसे ही जी, पैकिंग प्लास्टिक होती है अपने हाँ, पास बिल्कुल, भी? बिल्कुल सेम सेम पैकिंग है। लगभग 15 से 20 फलों की जो होती है पैकिंग, जी, 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 बिल्कुल सेम वज़न के पैकिंग होती हिसाब है। से। वज़न उसमें वो पीनेट ही उस नाप का रहता है कि उसका वज़न ही होता आता है। तो कैलाश भैया, ये बताइए कि यदि हमारे किसान भाई ये स्ट्रॉबेरी की फसल लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहेगी क्या फसल उनके लिए? हाँ, अच्छी रहेगी फसल, अच्छी है, इसको करना चाहिए एकदम। कुछ नया करना चाहता है अगर किसान तो उनके लिए ठीक है। इसका फ़ायदा भी है, मान के चलिए आप जितनी लागत लगा रहे हो उसका डबल हो जाएगा। तो जी। कैलाश भैया, विशेष रूप से यदि आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहें तो बताइए? जी। देखिए स्ट्रॉबेरी अच्छी फसल है, इसको लगाना चाहिए किसानों को और इसका एक नया काम हो जाएगा किसानों के लिए कि अपने यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी हो रही है, अपने यहाँ मार्केट में सप्लाई भी ठीक-ठाक है, बिक जा रही है। करना चाहिए स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ठीक है ना कैलाश भैया, हमको आपसे जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ जी, एक विशेष नए
चीज़ के बारे में जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ थे श्री कैलाश पवार जी, ग्राम भोताई, पोस्ट सांवरी बाजार, जिला छिंदवाड़ा से। कैलाश भाई, आपको हमारी राम राम। राम राम मैम, राम राम। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का मेहमान क्रम, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी की खेती पर कैलाश पवार के प्रगतिशील किसान कैलाश पवार के अनुभवों को उनसे जाना। इनसे बातचीत कर रही थी कविता साहू। चलिए किसान भाइयों, आपको मनोरंजन क्रम से जोड़ते हैं और सुनवाते हैं हम शांतिबाई मुआर के स्वर में ये लोकगीत। छाई घन घोर बादरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। छाई घन घोर बादरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। रिम झिम मेहा बरसे, हाँ मेहा बरसे। रिम झिम मेहा बरसे, हाँ मेहा बरसे। भर गए डबरा डबरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। भर गए डबरा डबरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। छाई घन घोर बादरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। मंगरी चूबे पलानी, चूबे पलानी चूबे। मंगरी चूबे पलानी, चूबे पलानी चूबे। टप टप चूबे टपारिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। टप टप चूबे टपारिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। छाई घन घोर बादरिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। फापट पानी में सब घर भींजो, हाँ सब घर भींजो। फापट पानी में सब घर भींजो, हाँ सब घर भींजो। भींज गए डुकरा डुकारिया, चहुंद से चमके बिजुरिया। इस लोकगीत के साथ ही किसान भाइयों, अब समय हो गया कि हम अपने किसान भाइयों से विदा लें। तो मैं रजनीश भैया और मैं कविता बहन कहते हैं आपको राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।